दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बारे में पढ़ा, कैसा उनका भारत में प्रवास था और भारत के इतिहास, संस्कृति और सामरिक पृष्ठभूमि में उनका क्या योगदान रहा है, ये हम लोगों ने डिटेल में किया। Today we will be discussing the advent of the English company in India, the East India Company. देखिए, यूं तो एक छोटे से वाकया के रूप में अंग्रेजी कंपनी यहां आई, लेकिन इसने इतिहास में एक अभूतपूर्व काम किया। इस बात का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर वॉज व्यूड एज अ ज्वेल इन द क्राउन। भारत अंग्रेजी साम्राज्य में, अंग्रेजी ताज में अलंकार के रूप में देखा जाता था। सबसे बहुमूल्य अमानत ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेजी हुक्मरानी इंडिया को मानती थी। एज इट इज, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस 1947, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया था इंडिया का, इंक्लूडिंग इंडिया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, नेपाल बांग्लादेश एंड म्यांमार, वो पूरे ब्रिटिश इंडिया का उस समय यही खाका था। ये इंग्लैंड के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 14 गुना ज्यादा था। इतना बड़ा भारतीय उपमहाद्वीपीय साम्राज्य इंग्लैंड का था। So naturally they will view the Indian Empire as a primary asset, as an invaluable asset, right? The growth, the trajectory of the English rise to power began in 1588, when the great English admiral Sir Francis Drake इन्होंने स्पेनिश आर्मडा को ब्रिटिश चैनल के एकदम मुहाने पर हरा दिया, है ना। स्पेनिश आर्मडा, आर्मडा का हिंदी क्या होता है? नेवी, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। फ्लोटिला इज शिप, आर्मडा इज नेवी। कल ही मैंने बताया आपको। तो स्पेनिश आर्मडा को ये अटैक करने आ रहा था, और काबिले गौर बात यह है कि 1580 में पुर्तगाल और स्पेन का एक्ट ऑफ द यूनियन के अंतर्गत विलय हो चुका था। ये दोनों विश्व के नंबर 1 और नंबर 2 बड़े नेवीज थे। तो विलय के बाद ये कह लीजिए कि सुपर नेवी हो गए। अब स्पेन, जो कि परंपरागत तौर पे स्पेन और पुर्तगाल दोनों कैथोलिक देश थे, इनकी परंपरागत दुश्मनी एंग्लिकन प्रोटेस्टेंटिज्म से थी, क्योंकि हेनरी द 8th के अधीन इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट हो चुका था। तो धार्मिक विद्वेषिता और साम्राज्यवाद को बढ़ाने की चाहत, इन दोनों के अंतर्गत स्पेनिश राजा फिलिप II ने आर्मडा भेजा था इंग्लैंड को जीतने के लिए। लेकिन इस आर्मडा को ही सर फ्रांसिस ड्रेक ने एकदम ब्रिटिश चैनल के मुहाने पर तहस नहस कर दिया, पराजित कर दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड का उदय एक पैरामाउंट मैरीटाइम पावर के रूप में हुआ। ठीक 12 साल बीते थे। अब भाई, जब तक पुर्तगाल समुद्र पे मजबूत था और अब पुर्तगाल और स्पेन एक हो चुके थे,
तो उन्होंने किया क्या, लगभग पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका को अपने उपनिवेश में ले लिया, रेंजिंग फ्रॉम वेनेजुएला टू बोलिविया टू पेरू टू ब्राज़ील टू पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, है ना, चिले, ऑल दिस कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका में भी क्या हुआ, मेक्सिको को हमने कल ही बताया आपको, हर्नांडो कॉर्टेस ने जीत लिया, एंड दे लिटरली डिवॉर्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्पेन और पुर्तगाल के अधीन। धीरे धीरे अफ्रीका में भी ये लोग कब्जा करते जा रहे थे, लेकिन जब एक बार ब्रिटिश नेवी ने हरा दिया तो भाई ब्लू वाटर पॉलिसी के अधीन अब समुद्र पे हम मजबूत हैं तो साम्राज्य हमारा बनेगा। 12 साल बीते थे। 31 दिसंबर 1599 के मध्य रात्रि की बात है। देखिए, साल का अंत हो रहा था और शताब्दी का अंत हो रहा था, क्योंकि अगले दिन अब 1600 ईस्वी आने वाला था। ऐसे मुकद्दस बेले में कौन ना कहता है। बकिंगहम पैलेस में न्यू ईयर्स लेवीज चल रही थी। लेवीज का मतलब पार्टी होता है। महारानी एलिजाबेथ द वन, जिनको कि इतिहास में न्यू ईयर लेवीज, बकिंगहम पैलेस, महारानी एलिजाबेथ, जिनको इतिहास में क्वीन एलिजाबेथ, जिनको इतिहास में वर्जिन क्वीन कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने विवाह ही नहीं किया था। विवाह तो उन्होंने वाकई में नहीं किया था। वर्जिन है या नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछिए, ठीक है। तो लेकिन इतिहास में उनको वर्जिन क्वीन कहा जाता था। फिर कभी वाजपेयी जी ने कहा था मैं अविवाहित हूँ, लेकिन व्हाट वी कॉल दैट, सेलिब्रेट नहीं हूँ, है ना। तो फिलहाल इसी में जब ये पार्टी चल रही थी, हमने कहा ना कि साल का भी अंत था, शताब्दी का भी अंत था। लंदन के कुछ मर्चेंट्स ने एक अर्जी सामने रख दिया कि हमको भारत से व्यापार का चार्टर दिया जाए। अब इस बेला में कौन ना कहता है, तो महारानी एलिजाबेथ ने उसको सैंक्शन कर दिया। इतना पवित्र मौका था, इस मौके का फायदा उन मर्चेंट्स ने उठाया। तो जो कंपनी चार्टर हुई भारत से व्यापार के लिए, उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। जो चार्टर ग्रांट किया गया, वो चार्टर द प्रेसिडेंट एंड कंपनी, sorry, president, no. The governor and company of the merchants of London trading with the East Indies ऑफिशियली देखिए इसी नाम से चार्टर दिया गया था। अब ये है कि इसको कंसाइज करके लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहना शुरू कर दिए। ऑफिशियल चार्टर इसी नाम से दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। सर, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम ऐसे जुबानी, हाँ, वो एक अपभ्रंश है। ऑफिशियल नेम ईस्ट इंडिया कंपनी का ये था, ठीक। इट वॉज अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
जिसको कि इतिहास में मर्चेंट एडवेंचरर्स या जॉन बुल कंपनी भी कहा गया है ना। एडवेंचरर्स और जॉन बुल कंपनी। ये मत भूलिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस नाम से भी कहा गया है, ठीक है। कंपनी को चार्टर शुरुआती दौर में 15 साल का दिया गया था, चार्टर फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, जो कि बाद में क्वीन एलिजाबेथ वन के उत्तराधिकारी जेम्स वन ने परपेचुइटी के लिए दे दिया, कालांतर के लिए। जेम्स वन ग्रांटेड द चार्टर फॉर परपेचुइटी। क्लियर? तो पहला गवर्नर इस कंपनी का सर जॉन स्मिथ को बनाया गया। हाँ, फर्स्ट गवर्नर ठीक है, सर जॉन स्मिथ को बनाया गया। ठीक है, अब पूरा पृष्ठभूमि बन चुका था। लो हो गई शम्मा रोशन, आ गए परवाने भी, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। ठीक है, अंजाम भी अच्छा ही रहा इंग्लैंड के लिए। पहला ट्रिप कंपनी बन गई 31 दिसंबर 1599 को चार्टर मिला। 1 जनवरी 1600 को द कंपनी रजिस्टर्ड ऑन द ब्रिटिश स्टॉक एक्सचेंज, राइट। और 1601 में ही, 1 साल बाद, पहली ट्रिप ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में हुई। इन 1601 द रेड ड्रैगन इस जहाज में, ये जहाज इंग्लैंड के एक बड़े सामंत द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ठीक है, द अर्ल ऑफ कम्बरलैंड, कम्ब्रिया, उनकी जहाज थी ये। उसको कंपनी ने किराए पर लिया और एक बहुत ही मुकम्मल सैन्य नायक एडमिरल सर जेम्स लैंकास्टर के अधीन पहली बार अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए। सर जेम्स लैंकास्टर, छह साल बाद इससे भी इंपॉर्टेंट एक ट्रिप आया कंपनी का इंडिया में, जबकि कैप्टन विलियम हॉकिंस
aboard the ship HMS द हेक्टर, हिज मैजेस्टी सर्विस द हेक्टर के साथ इंडिया आए। ठीक है, और हॉकिंस हैड डन हिज होमवर्क, वो बहुत अच्छी फारसी सीख गया था। इसने जहांगीर से भेंट किया, और मुगल सल्तनत की सरकारी जुबान जो थी फारसी, उसमें बात किया, पूरी तरह फारसी में जहांगीर से बात किया। अब जहांगीर एकदम बल्ले बल्ले, कह रही है कैसा अंग्रेज है जो कि हमारे मादरी जुबान को इतनी अच्छी तरह से जानता है। ही वॉज माइटी इम्प्रेस्ड, और 2 कंसेशन उसने लिया। विलियम हॉकिंस बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू गेट अ मुगल मनसबदारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 जाट की मनसबदारी उसको दी गई, है ना। मनसबदारी ये मत भूलिएगा, 400 जाट्स 1607 में 1607 में, 1608 में यहाँ आ गया। 1607 1608 कर लीजिए। देखिए इंग्लैंड का, अरे एक बहुत फेमस ऑथर हुआ करता था जीके चेस्टरटन। जीके चेस्टरटन नोबेल पुरस्कार विजेता था, समझ गए मिश्रा जी। तो उसका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, डेट्स एंड डाटा आर यूज्ड बाय द हिस्टोरियन just as a drunkard uses the lamp post, not for illumination but for support. डेट्स और डाटा, तथ्य और तारीख का उतना ही प्रयोजन एक इतिहासविद के लिए है जैसे कि एक शराबी के लिए बिजली का खंभा, प्रकाश के लिए नहीं, सपोर्ट के लिए। So don't be too fastidious about dates and डेट्स भी दे देता है कोई। जो भी डेट्स देगा वो मैं पढ़ाया रहूँगा, आपको यकीन कीजिए, है ना। हैव फेथ इन द मास्टर, राइट। तो लेकिन मैं अमर सेन की तरह मास्टर नहीं हूँ ठीक है ना। मनसबदारी ही वॉज अ ग्रेट मैन, नो डाउट। हाँ ठीक है, 400 जाट। अभी मनसबदारी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि जाट और सवार क्या क्या होते थे, ठीक है ना। सेकेंड थिंग कि जहांगीर ने इजाज़त दे दिया कि एक अंग्रेजी फैक्ट्री आप सूरत में बना सकते हैं, फैक्ट्री इन सूरत। तो अपेक्षा से ज़्यादा हॉकिंस को मिल गया, है ना, क्योंकि पुर्तगाली किसी भी विदेशी कंपनी को अपने यहाँ फैक्ट्री बनाने नहीं देते थे। जब डचों ने चाहा सूरत में फैक्ट्री बनाने का 1605 में, तो पुर्तगालियों ने विधिवत उसका, और हमने बताया ना 1612 में जब ये हारे हैं बैटल ऑफ प्लासी में, तब जाके ये दबे हैं। और नहीं तो उन्होंने बहुत तगड़ा मैनिपुलेट किया, यहाँ तक कि अकबर के जो है दीन इलाही की स्थापना, जो अपना भवन बनाया था उसने फतेहपुर सिकरी में, है ना, जहाँ की वो धार्मिक वाद विवाद किया करता था, ठीक है ना। तो वो 2 पुर्तगाली ही जाते थे मसीही धर्म की तरफ से, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है ये कंसेशन ले लिया और सूरत में फैक्ट्री बननी शुरू हो गई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री सूरत में 1613 में बन के तैयार हुई, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री। सूरत। सेकेंड इंग्लिश फैक्ट्री 1616 में, सेकेंड इंग्लिश फैक्ट्री। मसूलीपट्टनम।
फ्रेंड्स, 1611 में अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में बैंटम नाम का एक व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किया। एक व्यापारिक प्रतिष्ठान वहां स्थापित किया। इसके बाद 1612 आ गया और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वर्ष में अंग्रेजी एडमिरल कैप्टन बेस्ट ने पोर्चुगीज नेवी को बैटल ऑफ स्वाली में हरा दिया। हाँ, कल मैंने ये बताया था 1612, है ना। कैप्टन बेस्ट defeated the Portuguese Navy, Battle of Swali। ठीक है। नाउ 3 साल बाद एक इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति इंडिया आया जिसने अंग्रेजी व्यापार को भारत में बढ़ाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। और ना सिर्फ व्यापार, उसने भारत और इंग्लैंड के बीच एक सांस्कृतिक सौहार्द ऐसा स्थापित किया जो कि शुरुआती दौर में अंग्रेजों के बहुत काम आया। दैट वाज सर थॉमस रो। सर थॉमस रो came to India in 1615 as the ambassador, personal ambassador of King James I to the court of Jahangir। सर थॉमस रो भारत में 6 साल तक रहे, 1631 तक। इस दरमियान 1618 में इंटरनल ट्रेड कंसेशंस, मुगलों से लेने में वो सफल हुए। और यद्यपि वो 1621 में चले गए थे, लेकिन इन्हीं के अथक प्रयत्न से 1625 में अंग्रेजों ने फोर्टिफिकेशन ऑफ सूरत ये इजाज़त प्राप्त कर लिए थे कि सूरत की बाड़बंदी या किलाबंदी कर दी जाए सुरक्षा के लिए। तो इन्होंने, ये इन्हीं की देन है। सर थॉमस रो ने अपने भारतीय वृतांत को बड़ा सरल शब्दों में वर्णित किया है। और ये दीज आर सम ऑफ द एवरलास्टिंग लीगेसीज ऑफ हिस्ट्री। एक किताब उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है, द एम्बेसी ऑफ सर थॉमस रो। और दूसरा, एक और अंग्रेज मित्र के साथ मिलके, जॉन फ्रायर के साथ इन्होंने एक फिर बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जो कि तत्कालिक इतिहास को समझने में बड़ा अहम होता है। हाँ, ट्रेवल्स इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। ट्रेवल्स इन 17th सेंचुरी इंडिया। इस किताब को मिलके 2 लोगों ने लिखा था, सर थॉमस रो एंड जॉन फ्रायर। ठीक है।
1639, another very very important event. Before that 1632, एक बहुत important event take place किया. 1632, the Golden Farman. ये देखिए, ये निज़ाम, गोलकुंडा के निज़ाम ने फरमान जारी किया था. देखिए, हमारे भारत में राजवाड़ों की स्थिति बहुत दयनीय थी. इनके पास हमेशा अर्थ की किल्लत रहा करती थी, और यह अर्थ की किल्लत के वजह से ही इनकी खुद मुख्तारी गई. ये गोलकुंडा के निज़ाम साहब अक्सर अंग्रेज़ों से कभी 50 ठो मोहर, कभी 100 मोहर, ये सब मांगा करते थे. उस समय इस इलाके में जो प्रचलन था वो गोल्डन पगोडास का था. भारी मोहर हुआ करते थे, है ना, गोल्डन पगोडास. इसको पुलिकट में डच व्यापारी ये मुद्रित किया करते थे. मिंटिंग ऑफ मनी. मिंटिंग होता है पैसा तैयार करना, पैसा छापना. प्रिंट उस समय नहीं था, ये मेटल था ना, तो मिंटिंग कहा जाएगा, है ना. तो डच मर्चेंट्स मिंट किया करते थे पुलिकट में. पुलिकट एक इंपॉर्टेंट डच ट्रेडिंग सेंटर था. वो बड़े बड़े स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी. तो जब ये बार बार मांगते थे अंग्रेजों से कि इतना दे दीजिए, उतना दे दीजिए, आप हमारे यहाँ व्यापार कीजिए, तो अंग्रेजों ने कहा कि हुजूर, क्या आप बार बार मांगते हैं, आपको शोभा नहीं देता है. एक मुश्त हम लोग आपको 500 गोल्डन पगोडास दे देंगे और अपने राज्य में हमको व्यापार, मुफ्त व्यापार करने दीजिए, फिर कोई टैक्स मत लीजिएगा. उनको तो पैसे की ज़रूरत थी. उनके विवेक पर पर्दा पड़ गया. उन्होंने कहा ओके डन, है ना. तो ये फरमान को गोल्डन फरमान कहा जाता है. 500 स्वर्ण मुद्राओं के एवज में गोलकुंडा के निज़ाम ने लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राओं का जो टैक्स बनता था विदेश व्यापार पे, वो छोड़ दिया. इसको अविवेकपूर्ण हरकत कहा जाता है. वो जबर भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो ज़बर भी देखा है तारीख की घड़ियों ने. लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई. मिनट्स हैड erred and centuries were punished. देखिए, ये छोटी सी खता थी, है ना, और कितना दूरगामी परिणाम हुआ इसका. अंग्रेजों को आर्थिक सशक्तिकरण इससे मिला बहुत तगड़ा. इसको प्राप्त करने के बाद फिर तो पैक्स ब्रिटानिका के हौसले बुलंद हो गए. 1639 में एक अंग्रेजी अफसर सर फ्रांसिस डे एक, देखिए, विजयनगर सम्राट का तो पतन हो चुका था. किस बैटल से विजयनगर साम्राज्य का तहस नहस हुआ? किस युद्ध से? दैट इज द आंसर. तालीकोटा. हमने कहा तुम पढ़े हो, और उसको दिमाग में रखो. बैटल ऑफ तालीकोटा 1565. विलियम अस्किन विजयनगर अ फॉरगॉटन सिटी में लिखता है कि सेवल लिखता है कि 6 महीने तक
अंबर जलते रह गए। इस नृशंसता से उस शहर को बर्बाद किया गया था। एनीवे, लेकिन तालीकोटा के बाद विजयनगर के बहुत से सामंत अलग अलग जगहों पर अपनी स्वायत्त सत्ता स्थापित कर लिए। ठीक है ना। सर फ्रांसिस डे ने एक ऐसे ही विजयनगर के सामंत को नायक कहा जाता था, नायकर को पकड़ा, डामारेला वेंकटप्पा। और डामारेला वेंकटप्पा से एक जमीन खरीदा इन्होंने और उस जमीन पे मद्रास शहर की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीलिम्स में पूछ चुका है यूपीएससी में। हु फाउंडेड मद्रास? सर फ्रांसिस डे, है ना। तो मद्रास शहर की स्थापना की और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, 12 साल बाद देखिए 1632 तक आते आते तो अंग्रेजी फैक्ट्रियां पूरे बिहार वगैरह हर जगह स्थापित हो गई थी। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी फैक्ट्रियां बिहार बंगाल में नहीं थीं, लेकिन 1651 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना हुई। देखिएगा, 1658 में औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध के बाद मुगल सत्ता हाथी आया, उसके 7 साल पहले की बात है। शुजा ये औरंगजेब के तीसरे लड़के थे, सेकंड लड़के थे, जो कि बंगाल के सूबेदार थे। इनकी लड़की बहुत बुरी तरह बीमार पड़ी और लगा कि अब बच नहीं पाएगी। एक अंग्रेजी फिजिशियन था, गैब्रियल बैंटन, इसने कहा कि हुजूर हमको इलाज करने का मौका दीजिए, और उसने इसको चंगा कर दिया। तो शुजा तो भाई सूबेदार था, सूबेदार की बात छोड़िए, वली अहद सल्तनत था मुगल बादशाहत का, शहंशाह का पुत्र था, तो शहंशाह की नतनी हुई। उसका जान इसने बजा दिया तो कहा कि मांग लो भाई, क्या मांगते हो? कहा कि बंगाल में जो है व्यापार की रियायतें दी जाए। तो ट्रेड प्रिविलेजेस इन बंगाल मिल गया। ट्रेड प्रिविलेजेस इन बंगाल। देखिए अंग्रेजों ने कितनी चालाकी से अपने को स्थापित किया। 1661 में 1661 में देखिए स्टुअर्ट डायनेस्टी, जिसके जेम्स द वन थे, चार्ल्स द वन, चार्ल्स द टू एंड जेम्स द टू, ये स्टुअर्ट डायनेस्टी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की थी और इंग्लैंड की बहुसंख्या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की थी। तो हमेशा देखिए जो ओलिवर क्रॉमवेल का रिवोल्ट हुआ है इंग्लैंड में 1660 के दशक में, वो इसीलिए हुआ है कि प्यूरिटन रिवोल्ट कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट रिवोल्ट कहा जाता है। वो क्रिश्चियनिटी, एंग्लिकन प्रोटेस्टेंटनिज्म वर्सेस कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का ही था। अब ये सत्ता पर इसलिए काबिज थे क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि एलिजाबेथ प्रथम ने विवाह नहीं किया था। ठीक, उसका अपना कोई वारिस नहीं था। उसकी बहन मैरी स्टुअर्ट थी, सगी बहन। मैरी स्टुअर्ट जो है वो कैथोलिक थी। एलिजाबेथ वन के पिताजी हेनरी द एट्थ ने प्रोटेस्टेंट धर्म को शुरू कर दिया था।
तो एलिजाबेथ वन ने मैरी स्टुअर्ट को फांसी पर चढ़ा दिया, टावर ऑफ लंदन में मरवा दिया, अब जिस विधि से मरवाया हो, ठीक। लेकिन उसके पुत्र जेम्स वन को दत्तक पुत्र के रूप में अपना लिया। कहा जाता है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। किंगशिप नोज नो किंगशिप, भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये शब्द जुड़ा है, मत भूलिएगा प्लीज। देखिए यही सब क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछता है, जहां एग्जामिनर की नजर अटक जाए, है ना। तो किंगशिप नोज नो किंगशिप, राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। तो चाहे वो अशोक हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो मोहम्मद तुगलक ने अपने बाप को ही मरवा दिया, हर जगह ये लागू होता है। तो एलिजाबेथ वन ने मैरी स्टुअर्ट को मरवा दिया, लेकिन उसके पुत्र को दत्तक पुत्र की तरह जेम्स वन की तरह रूप में स्वीकार कर लिया। जेम्स वन अपने कैथोलिक रूट्स को नहीं भूला और उसने मुकम्मल कोशिश की कि प्रोटेस्टेंट का दमन किया जाए। और जेम्स वन के ही दमन के चलते पहली जहाज इंग्लैंड से, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की, इंग्लैंड से भाग के अमेरिका गई मे फ्लावर, नाम लिख लीजिए। ये पहली जहाज थी जो कि इंग्लैंड से 101 प्रोटेस्टेंट प्रीस्ट को लेकर, इसको पिलग्रिम फादर्स कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है इतिहास के, है ना। पिलग्रिम्स फादर्स, मे फ्लावर, यूएसए गए 1613, जहाज का नाम था। ठीक है, 101 क्या थे सर? प्रीस्ट थे, पिलग्रिम फादर्स, है ना। तो देखिए अब समस्या ये था कि ये कैथोलिक थे। जेम्स वन के पुत्र चार्ल्स वन को बैटल ऑफ नसेबी में हरा दिया, ओलिवर क्रॉमवेल ने बिहेड कर दिया। वो अंतिम राजा था इंग्लैंड का जो कि मारा गया। इसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट फेल कर गई। 1661 में इंग्लैंड में रेस्टोरेशन हुआ और पुनः स्टुअर्ट डायनेस्टी को इनवाइट किया गया। वैसे ही जैसे 1980 में जनता पार्टी के फेलियर के बाद लोगों ने इंदिरा गांधी को लगभग आमंत्रित करके सत्ता दे दिया, ठीक है ना, वही हुआ। तो अब इंग्लैंड का राजा चार्ल्स सेकंड कैथोलिक, उसका लड़का जेम्स सेकंड राजकुमार, पुर्तगाल कैथोलिक राष्ट्र था। तो 1661 में देखिए बड़ी मजेदार बात आपको बता रहा हूं। जेम्स सेकंड की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से तय हुई, क्योंकि दोनों कैथोलिक थे। किन्हीं किताबों में इस कैथरीन का नाम क्लोथिल्डा मिलता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्लोथिल्डा। ठीक है, तो क्लोथिल्डा से तय हुई। अंग्रेज बहुत चालाक, दहेज में उन्होंने बॉम्बे मांग लिया। अब बॉम्बे वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल हार्बर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, बॉम्बे एज डाउरी। और कल ही मेरी आपकी बात हुई कि 1538 में किसने जीता था बॉम्बे को? नहीं, बहुत पहले की बात है। पोर्चुगीज एडमिरल था, नानो डा कुन्हा का एडमिरल जोआ डा कास्ट्रो। कल मैंने बताया रोज का रोज तैयारी कीजिए, नहीं तो देखिए कनवा गरम करेंगे, ठीक है। जोआ डा कास्ट्रो ने जीता था। अब 1538 से लेकर 1661 तक, देखो बेटा, 123 साल तक पुर्तगालियों ने बॉम्बे का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझा। और अंग्रेज तो ललचाई दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि वो मैरीटाइम पावर थे
और मैरिटाइम बेल्ट ऑफ माइंड था। वो जानते थे कि बॉम्बे बहुत अच्छा नेचुरल हार्बर है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल हार्बर्स ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट क्लास डीप जो है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वाटर्स एकदम लैंड तक आती हैं, और डीप वाटर्स 400-500 मीटर की डीप वाटर्स, एकदम बढ़िया से एक्सटेंडेड कोस्ट, प्रॉक्सिमिटी टू द मेनलैंड, 3 किलोमीटर बस समुद्र चौड़ा है पूरब की तरफ बॉम्बे में कोंकण कोस्ट से। ब्यूटीफुल नेचुरल हार्बर। अंग्रेजों ने कहा कि हुजूर राजकुमार का विवाह हो रहा है, बॉम्बे दहेज में ले लीजिए। बॉम्बे दहेज में पुर्तगालियों, मूर्ख पुर्तगालियों ने दे दिया। और बॉम्बे का अच्छा, अब जब दहेज में, तो ये दहेज बेसिकली इंग्लैंड के क्राउन को दिया गया था, राज सत्ता को नहीं दिया गया था, भाई वही राजकुमार का दहेज था। कंपनी के मर्चेंट्स ने क्या किया, पहुंचे, अरे हुजूर कहाँ जाएंगे उस बियाबान में, बड़ी बरसात होती है, बड़े बड़े सांप निकलते हैं, दे दीजिए, हम लोग 2 रोटी कमाएं, दो पैसा कमाएं। 10 पाउंड में, £10 एनुअल रेंटल। इंग्लैंड के महाराजा चार्ल्स सेकेंड ने बॉम्बे को कंपनी को दे दिया। अब 10 पाउंड का मतलब ये होता है आज के दिन लगभग 1000 रुपया। 1000 रुपया में आपको बम्बई दे दिया जाए, यहाँ की कटरीना कैफ भी रहती हैं, ये भी रहते हैं, अंबानी अडानी सब रहते हैं, आपको कैसा लगेगा? आनंदित होंगे ना? लेकिन आप इतने भाग्यशाली नहीं है, कंपनी इतनी भाग्यशाली थी। इंग्लैंड के महाराज ने 10 पाउंड पर एनम रेंटल में बॉम्बे दे दिया, और बॉम्बे का मिलना कि इंग्लैंड का भाग्योदय होना। ब्रिटिश इंडियन ट्रेड began to grow exponentially, जिसको कहा जाता है by leaps and bounds। ठीक है, आगे चलिए। 1698 में एक कंपनी के मुलाजिम थे जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक ने 3 गांव खरीदे, गोविंदपुर, कालीघाट, सूतानाती। ये गांव उन्होंने बंगाल के सबसे बड़े जमींदारी घराने रॉय चौधरी परिवार से खरीदा। और कलकत्ता शहर की नींव रखी। 1200 रुपए में इन्होंने खरीदा था, ₹1200 उस समय। ठीक है, नाउ यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण शुरू हो गया। 1700 में फोर्ट विलियम बनके तैयार हुआ। फोर्ट विलियम, और इसके पहले गवर्नर सर चार्ल्स आयर को अपॉइंट किया गया, मत भूलिएगा, फर्स्ट गवर्नर। तो एक प्रकार से कह लीजिए बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर चार्ल्स आयर को ही माना जाता है ना, सर चार्ल्स आयर। 1715 में एक हाई पावर डेलीगेशन लेड बाय सर चार्ल्स सरमन
went to the Mughal court at Delhi. और वहां ये पहुंचे तो पाया कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर सीरियसली इल। ठीक है। इस डेलीगेशन में एक फिजिशियन था, विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ने हाथ आजमाया और उनको ठीक कर दिया। जो कि मुगल बादशाह मृत्युशैया पर पड़ा था वो चंगा हो गया। अब जब चंगा हो गया तो मांगने की तरह मांग, फिर तुम्हारा साथ देगी, हैं? तो इसने कहा कि हे दोनों जहां के मालिक, ये हमको कंसेशंस दे दिया गया। तो क्या कंसेशंस दिया गया? सबसे पहली चीज फ्री ट्रेड इन बंगाल फॉर ₹3,000 पर एनम। पहला कंसेशन ये दिया गया। दूसरा कंसेशन, फ्री ट्रेड इन सूरत फॉर ₹10,000 पर एनम। तो जाहिरी तौर पे देखिए सूरत ट्रेड का कितना इंपॉर्टेंस था, यूरोपियन ट्रेड का। बंगाल में ट्रेडिंग, फ्री ट्रेड के लिए सिर्फ ₹3,000 पर एनम देना था कंपनी को। सूरत में ट्रेडिंग के लिए ₹10,000 पर एनम देना था। और तीसरा, currency minted by the company in Bombay was to be deemed as legal tender throughout the Mughal Empire। जो भी मुद्रा कंपनी मुद्रित करेगी उसको लीगल टेंडर माना जाएगा पूरे मुगल एम्पायर में। ये बहुत बड़ा कंसेशन था। हाँ, करेंसी मिंटेड बाय द कंपनी in Bombay, legal tender throughout the Mughal Empire। ठीक है। अब ये सब कंसेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है कंपनी ट्रेड में, एंड इट इज डिजाइन नोन एज मैग्ना कार्टा, ग्रेट कार्टर, हाँ, ऑफ द कंपनी ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी ट्रेड इन इंडिया, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ के बाद तो सिलसिला शुरू हो जाता है। कंपनी अपने को अब स्थापित कर चुकी है। आगे की चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अब आधे घंटे का काम है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 15-15